हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल पेपर। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए समझते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर कंट्री एक दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करती है। वाई? इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। या फिर ऐसा भी होता है कि एक कंट्री कभी भी सारी चीज़ें खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाती है ड्यू टू मैनी रीजंस, तो उनको दूसरे कंट्रीज पे डिपेंड होना पड़ता है, निर्भर होना पड़ता है। तो ये भी एक रीज़न है जब कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं। तो हर चीज़ें खरीदते हैं या बेचते हैं, उसको कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करना होगा। तब आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट पिक्चर में। तो चलिए इसका मीनिंग से समझना स्टार्ट करते हैं। The balance of payments of a country is a systematic record of all economic transactions between the residents of one country and residents of foreign countries during a given period of time. ये एक अकाउंटिंग सिस्टम है जो कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है ट्रेडिंग, मतलब बेचना और खरीदना। तो अगर हम गुड्स बेचते हैं तो वो एक्सपोर्ट हो जाता है, और कोई गुड्स खरीदते हैं तो हम उसे इंपोर्ट कहते हैं। तो एक सिंपल टर्म में बोलेंगे कि ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सारे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यानी इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को रिकॉर्ड करता है विद इन अ गिवन पीरियड। यहाँ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन समझेंगे। इट इज द ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ टाइटल और ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मनी एंड एसेट्स। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मतलब वही ट्रेडिंग होता है जहाँ पर हम लोग ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का, मनी का और एसेट्स का। तो अगर दो देशों के बीच में ये सारी चीजें, ये सब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के क्या कंपोनेंट्स हैं, वन बाय वन देखते हैं। पहला है करंट अकाउंट। The current account records transactions relating to export and import of goods, services, unilateral transfers and international incomes. Thus, the balance of current account is the value of export minus the value of import, adjusted for international incomes and net transfers. तो ये जो करंट अकाउंट है उसमें हम कैसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, जैसे एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट है, किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। और भी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड की जाती है जैसे यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, इंटरनेशनल इनकम्स। तो जितने भी ट्रांजैक्शन है उसको नीचे एक टेबल फॉर्मेट में दिखा के रखा है इजीली समझ आने के लिए। तो क्रेडिट साइड में हमने लिखा हुआ है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। क्रेडिट साइड में हम वो चीज़ें लिखते हैं जिससे हमें फायदा, मतलब हमें अर्न हो रहा है किसी चीज़ को बेचने से, तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। और जब हमारे तरफ से पैसा जा रहा है वो डेबिट साइड में आएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्रेडिट में क्या लिखा है? एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, मतलब ये चीजें हम बेचते हैं तो हमें क्या मिलता है इन रिटर्न? फॉरेन एक्सचेंज, पैसे मिलते हैं, इसलिए क्रेडिट साइड में है। उसी तरह से यहाँ पे यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसीट्स भी है। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स होते हैं जो वन साइड से होता है, ये या तो हम रिसीव कर सकते हैं या तो हम सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम रिसीव कर रहे हैं वो मेंशन है, जैसे कि गिफ्ट हो गया। इंडेमनिटीज फ्रॉम फॉरेनर्स। इंडेमनिटीज मतलब होता है सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन किसी भी फाइनेंशियल लॉस या लॉस ऑफ कैश के लिए होता है ये। और फिर नेक्स्ट क्या है? इनकम रिसीट्स। तो ये सारे क्रेडिट साइड में आते हैं। नेक्स्ट क्या है? डेबिट में। डेबिट में क्या होता है हमारा? इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, मतलब हम चीजें बाहर से मंगा रहे हैं तो पैसे हमारे जा रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज भी चला जाएगा जो हमें पहले मिला था। दूसरा क्या है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर पेमेंट्स, इनकम पेएबल। तो ये सारे आइटम्स हैं जो करंट अकाउंट में मेंशन होता है, रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। द कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू चेंज इन एसेट्स, बोथ फाइनेंशियल एंड फिजिकल। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल ट्रांजैक्शन, बोथ प्राइवेट एंड ऑफिशियल। कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो चेंज या बदलाव लेकर आ रहा है एसेट में या लायबिलिटीज में, रेजिडेंस या गवर्नमेंट को, तो सब कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाता है। तो जैसे करंट अकाउंट का था क्रेडिट और डेबिट साइड, वैसे ही कैपिटल अकाउंट का भी है। क्रेडिट साइड में क्या आता है? कैपिटल रिसीट्स, जैसे बोरोइंग्स फ्रॉम, कहीं से बोरोइंग कर रहे हैं,
या कैपिटल रीपेमेंट हो रहा है, या फिर सेल ऑफ एसेट्स टू फॉरेनर, अगर हम कुछ फॉरेनर्स को बेच रहे हैं एसेट्स, तो सब क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और डेबिट साइड में क्या आता है? कैपिटल पेमेंट्स, जैसे लेंडिंग आ जाता है, कैपिटल रीपेमेंट्स आ जाता है, या फिर परचेज ऑफ एनी एसेट्स फ्रॉम फॉरेनर्स और फॉरेन कंट्री। तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, अगर कोई इंडिविजुअल करता है तो उसे प्राइवेट ट्रांजैक्शन बोलते हैं, और अगर यही ट्रांजैक्शन कोई गवर्नमेंट कर रही है तो उसे ऑफिशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। ये यहाँ पे मेंशन है, इसीलिए। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। तो अभी सारे ट्रांजैक्शन को अच्छे से समझेंगे। पहला है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड और मर्केंडाइज। मतलब इस कैटेगरी में उस सारे टाइप के फिजिकल गुड्स मेंशन किए जाते हैं जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। एक कंट्री फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर कैसे कर सकती है? वो एक्सपोर्ट के थ्रू ही कर सकती है। अपना सामान बेचती है तो जो बाहर वाली कंट्रीज है वो पे करते हैं फॉरेन करेंसी में, तो इस तरह से हमारे पास फॉरेन करेंसी इकट्ठा करने के चांस होते हैं थ्रू एक्सपोर्ट्स। और एक्सपोर्ट किस साइड मेंशन करते हैं? क्रेडिट साइड में रहता है ये। पर अगर वही कोई चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर के देश से मंगा रहे हैं, तो ये डेबिट साइड में आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी इकट्ठा हुई थी, अब हम उसी को यूज़ कर रहे हैं पे करने के लिए। तो ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है, ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसको हम लोग विजिबल ट्रेड भी कहते हैं। और विजिबल ट्रेड्स में क्या क्या आता है, किस तरीके के गुड्स आते हैं, जैसे कार्स, एल्यूमिनियम, टी, आयरन और एटसेट्रा, जो कि टेंजिबल है, एक फिजिकल फॉर्म है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनविजिबल आइटम्स। दीज आर द आइटम्स विच आर नॉट टेंजिबल एंड कैन नॉट बी सीन। इनविजिबल आइटम्स वैसे आइटम्स होते हैं जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो इसमें कौन से आते हैं? इसमें 3 कैटेगरीज है, सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एंड इनकम्स। तो सर्विस पहले डिस्कस करते हैं। तो जो सर्विसेज होते हैं हम उसे कभी देख सकते नहीं है ना छू सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ हो रही है। तो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ सर्विस एक्सचेंज कर रहा है तो उसमें क्या आ सकता है? उसमें हम मेंशन कर सकते हैं शिपिंग सर्विसेज, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एटसेट्रा। और ये जितने भी सर्विसेज हैं इसे प्रोवाइड करने के जो हमें पेमेंट्स मिलते हैं, जो हम रिसीव करते हैं, उसे हम क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। इनकम फ्रॉम टूरिज्म भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इनकम फ्रॉम सर्विसेज का। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स क्या होता है? दीज आर दोज रिसीट्स एंड पेमेंट्स विच टेक्स प्लेस विदाउट एनी सर्विस इन रिटर्न। मतलब यूनिलैटरल ट्रांसफर में रिसीट्स आते हैं, पेमेंट्स आते हैं, जो कि वन साइडेड होता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं कुछ गिफ्ट फॉरेन कंट्री में भेज रही हूँ तो मुझे उसका रिस्पॉन्स आएगा या रिटर्न आएगा। ये मतलब ये आइटम्स जो हम दे रहे हैं फॉरेन कंट्रीज को, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि वो हमें कुछ वापस देंगे, ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट, ये फ्री में देते हैं, उसे यूनिलैटरल ट्रांसफर बोलते हैं। इसे हम करंट कोविड सिनेरियो में भी देख सकते हैं। जैसे हमारी कंट्रीज बहुत सारी हमारी जो कंट्री इंडिया बहुत सारी कंट्रीज को यूनिलैटरल ट्रांसफर दे रही है, मेडिसिन दे रही है, बाकी भी सपोर्ट दे रही है फाइनेंशियली भी। तो ये जितनी भी चीज़ें हम डिलीवर कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज को, हम उसके बदले में कुछ पेमेंट ले नहीं रहे हैं। ये एक जेस्चर है ह्यूमैनिटी का। तो ये मेडिकल एड, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये सारे यूनिलैटरल ट्रांसफर्स में आते हैं। नेक्स्ट है इनकम्स। इनकम को हम क्लासिफाई कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। एक है इन्वेस्टमेंट इनकम और दूसरा है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इन्वेस्टमेंट इनकम हो गया जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट एक्सेट्रा, जो कि एक कंट्री के रेजिडेंट अर्न करते हैं फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मेड अब्रॉड। बाहर जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उससे जो भी हमें इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट मिल रहा है, इसको हम इन्वेस्टमेंट इनकम बोलते हैं। सिमिलरली कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आता है वेजेस हो गया, सैलरीज हो गया। तो ये जो भी है, तो जो एक कंट्री या कंट्री का रेजिडेंट रिसीव करता है किसे, नॉन रेजिडेंट से या फॉरेन कंट्री से, उसे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बोलेंगे। सिंस ये सारे अर्निंग्स हैं तो इसे काम मेंशन करेंगे, किस साइड रिकॉर्ड होगा, ये क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। तो ये सारे ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट के। अभी कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन देखते हैं। द मेन components of capital accounts are as follows: foreign investment, loans, banking capital, rupee debt service, other capital,
मॉनेटरी मूवमेंट्स जिसमें आता है परचेजेस एंड रीपरचेजेस फ्रॉम IMF, चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज एंड रिजर्व्स। तो पहले देखते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में डायरेक्ट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मेंशन होता है, जो कि बाहर से अब्रॉड कंट्रीज से इंडियन कंपनीज में होता है या फिर उसी फॉरेन कंपनीज के इंडियन ब्रांचेस में होता है। तो जो डायरेक्ट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाहर से आता है, जो नॉन रेसिडेंट्स की तरफ से आता है, उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और लाइकवाइज जैसे अगर इंडियन कोई फॉरेन कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको डेबिट साइड में मेंशन करते हैं। लोन में आता है बोरोइंग एंड लेंडिंग। तो अगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट फॉरेन कंट्री से बोरो करते हैं तो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, और फॉरेन कंट्री से जो लोन रीपेमेंट हो रहा है वो भी क्रेडिट साइड में मेंशन होगा। वाइसी वर्सा में देखेंगे तो हम जितने भी लेंडिंग्स हमारी तरफ से लाइक फ्रॉम प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो गए, गवर्नमेंट हो गया, वो लोग फॉरेन में कर रहे हैं, अब्रॉड में कर रहे हैं, तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। या फिर हमने जितने भी फॉरेन लोन लिए हैं उसको रीपे कर रहे हैं, उसे भी हम डेबिट साइड में मेंशन करते हैं। बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन को रेफर करता है। कैपिटल ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कि कौन से होंगे कैपिटल ट्रांजैक्शन, लाइक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। दूसरा हो गया फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करना। ये सारे ट्रांजैक्शन बैंकिंग कैपिटल में आते हैं। फोर्थ है रुपी डेट सर्विस। कुछ बोरोइंग्स होती हैं जो कि इंडिया मोस्टली गवर्नमेंट रुपीस के टर्म में करता है, और इस तरीके के लोन का रीपेमेंट कैसे करते हैं, ये हम उस फॉरेन एक्सचेंज से करते हैं जो हमें एक्सपोर्ट करने से, गुड्स के एक्सपोर्ट करने से रिसीव होता है। वो फॉरेन एक्सचेंज यूज करके हम ये सारे लोन को रीपे करते हैं। नेक्स्ट है अदर कैपिटल। इसमें हर प्रकार के कैपिटल मूवमेंट रिकॉर्ड होते हैं एक्सेप्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स और इनकम रिसीट्स को छोड़ के जितने भी हैं कैपिटल मूवमेंट तो सारे रिकॉर्ड होते हैं। सिक्स्थ है मॉनेटरी मूवमेंट्स। परचेज फ्रॉम IMF मीन्स हम लोग फॉरेन करेंसी IMF से खरीद रहे हैं और पेमेंट क्या कर रहे हैं उसके बदले में, रुपीस। ये एक तरीके का लोन है जो IMF हमें देता है फॉरेन एक्सचेंज खरीदने के बदले में अपने पैसे देने का। तो उसमें हमें एक ऑब्लिगेशन होता है कि हमें फिर से जो हमने अपना जो करेंसी रुपी पे किया था उसे हमें बाय बैक करना होगा। इस कंडीशन पे हमें ये लोन मिलता है। तो जब हम अपना करेंसी यानी रुपी बाय बैक करते हैं बाय मेकिंग पेमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज, तब इसको हम लोग रीपरचेज फ्रॉम IMF कहते हैं। नेक्स्ट है चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो RBI जो है वो IMF के साथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्ड करके रखती है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जैसे फॉरेन करेंसी हो गया, गोल्ड हो गया, SDR हो गया। SDR मतलब स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। SDR एक टाइप का इंटरनेशनल करेंसी है जो IMF इशू करता है। तो अगर कंट्री को बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट हो रहा है तो वो उसे कॉम्पनसेट कर सकती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पैसे विदड्रॉ करके, और ये जो विड्रॉल है उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्रेडिट साइड में मेंशन करते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं कैटेगरीज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस मीन्स डिफरेंस बिटवीन द सम टोटल ऑफ द क्रेडिट आइटम्स एंड द सम टोटल ऑफ द डेबिट आइटम्स, दैट इज नेट क्रेडिट। बैलेंस का मतलब ही होता है डिफरेंस, मतलब जो टोटल क्रेडिट है, क्रेडिट आइटम के टोटल में से अगर माइनस करते हैं हम डेबिट आइटम्स तो जो डिफरेंस आ रहा है उसे नेट क्रेडिट कहते हैं। और यहाँ पे 3 मेजर कैटेगरीज है। फर्स्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड shows the balance of import and exports of visible goods. It refers to the merchandise portion only, meaning that it is the value of exported merchandise, tangible goods, minus the value of imported merchandise. It is imported merchandise. बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम देखते हैं कि हमारी कंट्री ने कितना गुड एक्सपोर्ट किया है और कितना गुड इंपोर्ट किया है और उनके बीच का डिफरेंस क्या है। और उसमें जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो सिर्फ विजिबल गुड्स का है, मर्केंडाइज का। बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा बैलेंस हो ये ज़रूरी नहीं होता है। कई बार क्या होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा होता है, और कई बार ऐसा सिनारियो होता है कि हमारा इंपोर्ट ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट से। तो
जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है इम्पोर्ट से तो उसे ट्रेड सरप्लस कहते हैं। ऐसे ही ये इस तरीके का सिनेरियो कौन सी कंट्रीज में रहता है, जैसे यूएसए हो गया, चाइना हो गया। ये लोग मेजर प्रोड्यूसर हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, तो ये लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा नीडी कंट्रीज को अपना सामान बेचते हैं, तो उनका एक्सपोर्ट हमेशा ज़्यादा होता है, इसलिए इसे ट्रेड सरप्लस कहते हैं। और अगर इम्पोर्ट ज़्यादा है हमारे एक्सपोर्ट से तो उसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। और इसके लिए एग्जांपल में हम ले सकते हैं जैसे इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया। इसमें क्या हो रहा है कि अभी भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे इंडिया डिपेंड रहता है दूसरी कंट्रीज़ पे, जैसे हो गया जैसे डिफेंस मटेरियल हो गया, ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ों के लिए हमें दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड रहना पड़ता है, तो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड डेफिसिट ही रहता है। सपोज हम लोगों ने इंपोर्ट किया है $1 ट्रिलियन का और एक्सपोर्ट किया है $0.75 ट्रिलियन का, तो यहाँ पे हमें $0.25 ट्रिलियन का लॉस हो रहा है, मतलब ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड का ये फॉर्मूला है जैसे यहाँ पे मेंशन किया, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज मेड ऑफ विजिबल, इनविजिबल एंड ट्रांसफर्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल आइटम्स का था, लेकिन बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट सभी आइटम से बनते हैं, जैसे विजिबल आइटम हो गया, इनविजिबल आइटम हो गया या ट्रांसफर हो गया। इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड भी इंक्लूड होता है, बैलेंस ऑफ इनविजिबल और सर्विसेज, ये सारे इसमें इंक्लूड होता है। करंट अकाउंट पेमेंट का मेजर है जहाँ पे करंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज का और नॉन ट्रेड फ्लोज का भी सारे पेमेंट होते हैं। और जो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट है इसका भी इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, ये सरप्लस भी हो सकता है और डेफिसिट भी हो सकता है। और इसका फॉर्मूला है बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस बैलेंस ऑफ इनविजिबल प्लस बैलेंस ऑफ ट्रांसफर। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। It refers to the balance of capital transfers, borrowing and lending, and sales from or purchase of stocks of goods and foreign exchange. तो बेसिकली ये डिफरेंस है कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स के बीच का। कैपिटल फ्लोज दो टाइप के होते हैं, एक है ऑटोनोमस कैपिटल फ्लोज और दूसरा है अकोमोडेटिंग फ्लोज। तो ऑटोनोमस कैपिटल फ्लो में क्या होता है, ये ऑर्डिनरी फ्लोज हैं और ये नॉर्मल इकोनॉमिक कंसिडरेशन में टेक करता है। जैसे अमेरिकन लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनका एक ही मोटिव रहता है प्रॉफिट अर्न करना, डिविडेंड अर्न करना, तो उसे ऑटोनोमस कैपिटल फ्लो बोलेंगे। लेकिन अकोमोडेटिंग फ्लो किसे कहते हैं, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम होता है तो उसको बैलेंस में लाने के लिए एक स्पेशल फ्लो चाहिए। मतलब जो करंट अकाउंट है उसमें डेफिसिट हो रहा है, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम कैपिटल अकाउंट से फ्लो लेते हैं और वो जो कैपिटल इनफ्लो होता है उसे अकोमोडेटिंग कहते हैं। इस तरह से बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इंटर रिलेटेड हो जाता है। करंट अकाउंट के डेफिसिट को सेटल किया जाता है कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से। अभी नेक्स्ट देखते हैं कॉजेस ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम कब होता है, उसके 10 रीजंस हैं। पहला है फॉल इन फॉरेन डिमांड। बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आता है क्यों, जब फॉरेन डिमांड शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री। और इसके कई रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है जो कंट्री हमसे इंपोर्ट कर रहा था, जो हमारे गुड्स एंड सर्विस का डिमांड कर रहा था, उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया हो, या फिर उसे दूसरी कंट्रीज में सेम आइटम्स चीप रेट्स पे मिल रहे हो, ये रीज़न हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस कंट्री का जो इनकम है वो कम हो गया हो, इस वजह से वो फॉरेन गुड्स डिमांड नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सभी रीज़न से क्या होता है, हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाता है, जिसकी वजह से डेफिसिट हो जाता है या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल हो जाता है। दूसरा है इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। डेवलपिंग कंट्रीज हो गई जैसे इंडिया, यहाँ पे कई बार बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स हो जाता है, किस लिए, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन की वजह से। तो जो इन्फ्लेशन का रेट है वो काफ़ी हाई हो जाता है, जब महंगाई काफ़ी बढ़ जाती है
तो क्या करते हैं, हम चीज़ को प्रोड्यूस करने में हमें ऐसा फील होता है उसमें ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि हम बाहर से खरीद लें, इम्पोर्ट कर लें, वो सस्ता पड़ेगा बनाने से। तो इससे क्या होता है, हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम डिपेंड हो रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ पे, क्योंकि हमें लगता है वो चीज़ हमें सस्ते में मिल रही है। जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो उसका कॉस्ट ज़्यादा है, बाहर से मंगाएंगे तो सस्ता है। इस वजह से भी कई बार अनफेवरेबल सिचुएशन हो जाता है और हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाता है और एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाता है इस वजह से। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वो डेवलप होने के लिए क्या करते हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करते हैं, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, फैसिलिटीज़, ये सारे सेटअप करते हैं डेवलप होने के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन पे डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कैसे, ज़रूरी नहीं कि हमारे पास सारे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हों या फिर हमारे पास मशीन्स ऑलरेडी हों। तो इसके लिए हमें ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज़ पे डिपेंड होना होगा, मशीनरी के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए, टेक्निकल नो हाउ के लिए, जब हम अपना इकोनॉमी डेवलप कर रहे हैं इनिशियल स्टेज में। तो ऐसे सिनेरियो में फिर से हमें डिपेंड होना पड़ रहा है दूसरी कंट्रीज़ पे, मतलब हम लोग इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं रादर दैन एक्सपोर्टिंग। तो यहाँ पे भी हमें डेफिसिट हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। फोर्थ है इंक्रीज इन कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज। कई बार जो कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, विच इज़ ड्यू टू हायर वेजेस, हायर प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स या फिर इन्फ्लेशन की वजह से। तो इन सब वजह से हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हाई हो जाता है, जिस वजह से हमें एक पॉइंट पे लगता है कि कोई चीज़ को इतना पैसा लगा के बनाने से अच्छा है हम बाहर से ही मंगा लें। तो ऐसे सिचुएशन में भी एडवर्स इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन सप्लाई। इस वाले सिनेरियो में ज़रूरी नहीं है कि इसमें फॉरेन कंट्री का इंटरफेरेंस हो, ये खुद के ही कंट्री में हो जाता है। जैसे कई बार क्या होता है, सूखा पड़ गया या फिर बाढ़ आ गई, इन सब की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो ज़्यादा नहीं हो पाया, मतलब सप्लाई नहीं मिल पाई मार्केट में ज़्यादा। तो उससे क्या होता है, एक डेफिसिट का सिचुएशन आ जाता है। सिमिलरली जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें भी कमी आ सकती है, क्योंकि कई बार लेबर स्ट्राइक हो जाता है, रॉ मटेरियल्स का शॉर्टेज हो जाता है। तो इन सब वजह से क्या होता है, एक्सपोर्ट में कमी आने लग जाती है और इम्पोर्ट हमारा बढ़ने लगता है, जो कि एक एडवर्स इफेक्ट छोड़ता है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। 6th पॉइंट है अप्रिसिएशन इन द एक्सचेंज रेट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल हो जाता है जब जो देश का एक्सचेंज रेट है उसमें अप्रिसिएशन हो जाता है। तब अप्रिसिएशन ऑफ अ कंट्रीज करेंसी इंक्रीजेज द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी, और इस वजह से क्या होता है, इम्पोर्ट चीप हो जाता है और एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड डेट बर्डन। जो वर्ल्ड में डेवलपिंग कंट्री है उन्हें कैपिटल इम्पोर्ट करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, सो दैट उनका डेवलपमेंट प्रमोट हो सके। उस वजह से क्या होगा, ज़्यादा डेट लेंगे दूसरी कंट्री से तो उन पे खुद पे बहुत बड़ा डेट का बर्डन हो जाता है, मतलब उन्हें उस लोन का रीपेमेंट करना है, इंटरेस्ट पे करना है। तो जब ज़्यादा रीपेमेंट है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, देश से पैसा बाहर जा रहा है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कोर्स डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, एडवर्स इफेक्ट होगा उसका। नेक्स्ट पॉइंट है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। कई बार क्या होता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो कॉपी करने लगते हैं कंजम्पशन पैटर्न को, किसके, डेवलप्ड कंट्रीज़ के। उनको कॉपी करेंगे, उनकी तरह लग्जरी आइटम्स रखना चाहेंगे, कार हो गया, एसी हो गया, जितने भी लग्जरियस आइटम है सब कॉपी करना अगर चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें डिपेंड होना पड़ेगा डेवलप्ड कंट्रीज़ पे, वहाँ से सामान खरीदेंगे और ये सारे महंगे सामान होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, ज़्यादा इंपोर्ट बढ़ जाता है और हम ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट है नहीं, इंपोर्ट ही ज़्यादा कर रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉपुलेशन प्रेशर। अगर पॉपुलेशन में रैपिड इंक्रीज हो रहा है किसी भी नॉट डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज में, फिर क्या होगा कि नॉर्मल गुड्स के लिए डिमांड भी ऑल ऑफ सडन बढ़ जाता है।
तो इसमें क्या होगा, जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो तो गिर जाएगा हमारा, क्योंकि हमें अपने देश का ही डिमांड पूरा करना होगा पहले, जिस वजह से क्या होता है, हमारा एडवर्स इफेक्ट आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर्स भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट को अनफेवरेबल करने में। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ पे हमेशा डिस्टर्बेंस रहता है, कई बार सिविल वॉर सिचुएशन रहता है, जिस वजह से उनका इकोनॉमिक नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाता है। तो उस वजह से क्या होता है, उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब रहता है। ये सारे 10 पॉइंट्स हैं रीजन हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के एडवर्स होने के लिए। अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे मेजर हैं जिससे हम लोग इस डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है डेप्रिसिएशन। किसी कंट्री के करेंसी को डेप्रिशिएट करने से हमारा जो डेफिसिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसे करेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि अगर इंडियन रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है अगेंस्ट अमेरिकन डॉलर, उसका मतलब क्या हुआ, हमको ज़्यादा रुपीस पे करना होगा $1 के लिए। सपोज अगर हमें पहले $1 के बदले 50 रुपीस पे करना था और अभी एक्सचेंज रेट क्या हो जाता है, 60 हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडियन रुपी डेप्रिशिएट हो गया है। मतलब इंडियन रुपीस इज लेस वैल्यूएबल इफ वी कंपेयर टू अमेरिकन डॉलर। तो डेप्रिसिएशन हो जाने से क्या होगा, इंपोर्ट जो है वो हमारा कॉस्टली हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, इंपोर्ट हमारा कम होने लगेगा, गिरने लगेगा। ऑन द अदर हैंड एक्सपोर्ट होगा वो हमारा बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि हम जब सामान बेचेंगे तो हमें उससे ज़्यादा अर्निंग होगी डोमेस्टिक करेंसी में, इसीलिए एक्सपोर्ट चीप हो जाएगा और इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, और इस तरह से हम लोग फिक्स कर सकते हैं अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट। नेक्स्ट पॉइंट है डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब हुआ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसीज, या फिर जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू फॉल हो जाना। मतलब फॉरेनर्स को कम पे करना होगा हमारे डीवैल्यूएट करेंसी के लिए, या वाइसी वर्सा में फॉरेन करेंसी के लिए हमको अपना डीवैल्यूएट करेंसी ज़्यादा पे करना होगा। इट इज़ मोर और लेस सेम टू डेप्रिसिएशन। थर्ड पॉइंट है इम्पोर्ट कंट्रोल। कई बार बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेवरेबल रखने के लिए गवर्नमेंट वहाँ पे कोटास एंड टैरिफ्स लगा देती है। सपोज ऐसा होता है, कई बार कंट्री बोलेगी कि हमें सिर्फ 90%, मतलब लास्ट ईयर का 90% का इंपोर्ट करना है इस साल, तो इसी रेस्ट्रिक्शन में हमें चीज़ें इंपोर्ट करनी होगी इस लिमिट में ही, सो दैट कम से कम इंपोर्ट हो। अगर हम इस रेस्ट्रिक्शन को क्रॉस करेंगे तो मतलब हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हो गया, और इंपोर्ट ज़्यादा का मतलब डेफिसिट। नहीं तो गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, इंपोर्ट ड्यूटीज हो गया, टैरिफ्स हो गया, इसको इंक्रीज कर देती है, जिस वजह से क्या होता है, इंपोर्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। कोई भी इतने सारे टैक्सेस ड्यूटीज पे करके कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं करना चाहेगा, इस तरह से इंपोर्ट कंट्रोल हो जाता है। तो उसका ठीक ऑपोजिट है नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कई बार गवर्नमेंट नए नए रेगुलेशंस लेके आता है, प्रमोशन मेजर्स लेके आता है। कई बार गवर्नमेंट एक्सपोर्ट ड्यूटीज को कम कर देता है, जिससे एक्सपोर्ट करने को एनकरेजमेंट मिलता है। और कई बार क्या होता है, कैश असिस्टेंस देता है, सब्सिडीज देता है, सो दैट जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनका एक्सपोर्ट स्टिमुलेट हो सके। गवर्नमेंट एक्सपोर्टेड गुड्स पे टैक्स भी कम कर देता है या ख़त्म कर देता है, इस वजह से भी मोटिवेशन मिलता है एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट कंपनीज को, डोमेस्टिक कंपनीज को, सो दैट एक्सपोर्ट उनका इंक्रीज हो जाए, और इस तरह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सरप्लस की ओर मूव करे। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सचेंज कंट्रोल्स। इसमें जो सेंट्रल बैंक होता है जैसे आरबीआई, वो सारे एक्सपोर्टर्स को बोल देती है कि आप सारे फॉरेन एक्सचेंज सरेंडर कर दो हमारे पास। फिर उसे क्या करते हैं, आरबीआई को समझ आ जाता है, उनको पता चल जाता है कि हमारे कंट्री में कितने फॉरेन करेंसी, कितना फॉरेन एक्सचेंज है। फिर उसी पैसों को वो रेशनिंग कर देती है लाइसेंस्ड इंपोर्टर्स को, और बोलते हैं कि आप इतने ही अमाउंट का इंपोर्ट भी करो, सो दैट हमारा जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है बैलेंस हो जाए।
नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट्स। कई बार गवर्नमेंट एनकरेज करती है इन हाउस प्रोड्यूसर्स को कि आप लोग वो सभी जो गुड्स एंड सर्विसेज आप जो इंपोर्ट कर रहे हो उसका सब्स्टिट्यूट खोज के निकालो। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए हमें दूसरे कंट्रीज पे डिपेंड होना पड़े, हम खुद का भी एक सब्स्टिट्यूट बना सकते हैं और दूसरों पे डिपेंड होना छोड़ सकते हैं। इसीलिए रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा मोदी जी ने आत्मनिर्भरता को बोला था। मतलब जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो हमारे पास बहुत शॉर्टेज हो गए थे पीपीई किट्स और बाकी अदर चीज़ों का। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हमें हमारे जो इन हाउस मतलब अपने देश के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे उनको एनकरेज किया गया और बताया गया कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बस उसको यूज़ करके उसका सही यूज़ करके हमें प्रोड्यूस करना है। तो फिर धीरे धीरे हम लोग वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट पीपीई सेलर भी बन गए आत्मनिर्भरता की वजह से। तो इस तरीके से हम जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उसका सब्स्टिट्यूट भी निकाल लेना चाहिए, जिससे हम दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड होना कम करें और ऊपर से हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ा देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनेटरी पॉलिसी। सेंट्रल बैंक क्रेडिट का वॉल्यूम कम कर सकता है मार्केट में बैंक रेट बढ़ा के, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज बेच के ओपन मार्केट में, और कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर बढ़ा के। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कम हो जाता है मार्केट में, जिस वजह से कंजम्पशन में और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में बहुत गिरावट आ जाती है। इस वजह से कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स कम बोरो करेंगे और कम इन्वेस्ट करेंगे। मतलब डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट विल लीड टू डिक्रीज इन इनकम, और इनकम गिरने से क्या होगा, हमारा इंपोर्ट भी कम हो जाएगा और इस तरह से हम अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट को फिर से इक्विलिब्रियम पे लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को कैरेक्टराइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द टैक्स, मतलब टैक्स में इंक्रीज करना और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें डिक्रीज करना। तो अगर डायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज हो जाता है तो इससे क्या होगा, जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाएगा लोगों का, और इस वजह से कंजम्पशन में भी गिरावट आ जाएगी और इम्पोर्टेड गुड्स की डिमांड भी कम हो जाएगी। लास्ट पॉइंट है कैपिटल इंपोर्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्वल लाने के लिए शॉर्ट टर्म में कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, वो कैपिटल्स बोरो करती है फ्रॉम इंडिविजुअल्स और द गवर्नमेंट फ्रॉम द अदर कंट्रीज, या फिर वो कई बार इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से भी लोन बोरो करती है, और कई बार एफडीआई को भी अट्रैक्ट करती है, टैक्स कंसेशन देगी फॉरेन इन्वेस्टर्स को, जिस वजह से वो लोग हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट करें। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हम अपना इंपोर्ट कम कर लेते हैं, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट को फिर से इक्वल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो कैपिटल इंपोर्ट है ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, इस पे हम हमेशा मतलब डिपेंड नहीं रह सकते हैं। इट इज जस्ट अ टेम्पररी सोल्यूशन। तो ये सारे 9 पॉइंट्स हैं हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर डिसइक्विलिब्रियम है उसको करेक्ट करने के मेजर्स। आई होप ये सेशन सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसका प्रॉम्प्टली आंसर दे देंगे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर सिंपल पेपर। कीप वॉचिंग।